हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द योगा डेस्टिनी। आज मैं डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है और होने के क्या क्या कारण होते हैं और कौन से ऐसे योगासन हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करेंगे, और उसी के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में और कौन कौन से बदलाव करने चाहिए जिस वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी बातों की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी शुरू करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं और अगर 2-3 दिन तक लगातार हम सोच नहीं जाते हैं, हमें टॉयलेट नहीं आता है और खाना हमारा पेट में ही पड़ा रहता है, तो उस वजह से हमारी आंतों के ऊपर उसका प्रेशर बन जाता है, तो हमें भूख नहीं लगती है, हमारी आंतों में सूजन आ जाती है, पेट भारी भारी सा लगने लगता है। ये सारी समस्या होती है। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या है? तो एक तो हम आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है कि मोस्टली हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, हम ज़्यादातर पे बैठे बैठे ही सारा काम करने लगे हैं, तो और सारा काम मशीनों पे होता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका रूटीन चेंज होता है। जैसे कि आपने ट्रैवल किया, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए, तो आपका रूटीन में चेंजेस आए, ये भी एक रीज़न बन सकता है। अगर आप कोई डिसीज़ है, डायबिटीज़ है या हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड है और उसकी दवाई ले रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन होने का। और हम सप्लीमेंट जो रहते हैं, जैसे कि आयरन की गोली हो गई, कैल्शियम की हो गई, ऐसे विटामिन और मिनरल्स की जो दवाई हम एक्स्ट्रा लेते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन होने का। उसके साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो बढ़ती उम्र के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए कि कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आसन। तो मैं आपको बता रही हूँ पहला बद्धकोणासन, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत अच्छा आसन माना जाता है। उसके लिए आपको इस तरह से मैट पे या ज़मीन पर बैठ जाना है। दोनों पैरों को इस तरह से उठा ले और नी को ऐसे ऊपर रखेंगे पहले, और फिर दोनों पैर के पंजों को ऐसे मिला लेंगे। फिर धीरे धीरे से अपने नी को नीचे डाउन करते जाएंगे और दोनों पैर के पंजे मिले हुए हाथों की फिंगर्स को ऐसे लॉक करके इसे दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। ध्यान ही रखना है, यहाँ पर आपको चेस्ट ओपन रखना है, अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लेना है और इसी पोजीशन में आपको इसको होल्ड करना है। तो अगर आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आंखों को बंद करके डीप ब्रीथिंग करते रहना है। इस आसन को आप 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स है तो जस्ट 30 सेकंड से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप कंफर्टेबल लगने लगता है, तो आप थोड़ा टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको होल्ड करना है। पैरों को जितना हो सके अपने पेल्विक पोस्चर्स नज़दीक रखना है। अगर आपके लिए इस तरह से पोजीशन लेना मुश्किल हो रहा है, आपके नी अगर नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने नी के नीचे इस तरह से कोई ब्लॉक लेकर उसको, या फिर कोई भी चीज़ आपके घर में है जैसे डिब्बे होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने नी के नीचे रख लीजिए और पैरों को शरीर के नज़दीक लाने के लिए इस तरह से कोई बेल्ट है या दुपट्टा है, इसे ले लें और दोनों पैरों के नीचे से इस तरह से पास करके फंसा के फिर पैर को आप और भी ज़्यादा नज़दीक ला सकते हैं। फिर इसी पोजीशन में आपको आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से इसको होल्ड कीजिए। तो ये हो गया हमारा बद्धकोणासन, जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में आपकी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको दूसरा आसन दिखाती हूँ, वज्रासन। वज्रासन के लिए हमें दोनों घुटनों को मिला लेना है। पहले ऐसे बैठेंगे, फिर दोनों पैरों के घुटने नज़दीक ले आएंगे, फिर उसको नीचे रख देंगे। दोनों पैरों के पंजों को ज़मीन पर रखते हुए दोनों अंगूठों को मिला लेंगे और इस तरह से ये जो गैप पड़ता है उसके ऊपर हम आराम से बैठ जाएंगे। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को भी और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करेगा, और साथ के आपके अगर ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको भी हल करने में आपकी हेल्प करेगा।
बस इसी तरह से आपको इसके ऊपर बैठ जाना है। पैरों के ऊपर बैठ के हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और स्पाइन को सीधी कर लेंगे। ध्यान यही रखना है कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी रहे और नेक और स्पाइन दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए और चेस्ट को आगे की ओर पुश करके रखना है और शोल्डर को रिलैक्स रखने हैं। अगर यहाँ पर भी आपको नी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है तो आप दोनों लेग को थोड़ा सा खोल सकते हैं, खोलकर भी आप इस तरह से बैठ सकते हैं। और इस आसन को भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता 5 मिनट तक बैठना तो आप शुरू में 30 सेकंड से शुरू कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते जाए। यहाँ पर भी अगर आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो आप इस तरह से अपनी मैट या कोई भी कपड़ा फोल्ड करके अपने नी के नीचे रख सकते हैं। और अगर एंकल के नीचे भी प्रेशर है तो आप ऐसे कोई भी टॉवेल या कुछ ले लीजिए जिसको फोल्ड कर ले और अपने एंकल के नीचे रखते हैं और कंफर्टेबली इस आसन में आप अभी होल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बेटर बनाएगा और कॉन्स्टिपेशन भी आपका दूर करेगा। तो ये हो गया वज्रासन। अभी तीसरा आसन मैं आपको जो दिखाऊंगी वो है हमारा वक्रासन। तो वक्रासन ट्विस्टिंग आसन है ये। तो ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जब हम ट्विस्टिंग के कोई आसन करते हैं तो हमारा बॉडी पूरी तरह से ट्विस्ट होने की वजह से हमारे जो ऑर्गन है अंदर, इंटरनल ऑर्गन है, उसको मसाज करेगा। तो और हमारे बॉडी से जो भी टॉक्सिन है उसको रिलीव करेगा। उसके लिए इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। पहले दोनों पैरों को सीधा करना है, फिर एक लेग को उठाकर दूसरे पैर के नी के पास रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो लेग ऊपर है उसका अपोजिट हैंड उठाना है और उसको आर्म से आपको ये पुश करना है और इस तरह से पूरी स्पाइन को आपको ट्विस्ट करते जाना है और पीछे की ओर देखना है। ध्यान ये रहे कि जब भी आप ट्विस्टिंग करें तो पहले आपके स्टमक से शुरू करें, यानी कि ये वाला पोर्शन है उसको ट्विस्ट करें, फिर आपकी चेस्ट को ट्विस्ट करें और देन लास्ट में आपको शोल्डर को ट्विस्ट करते जाए। तो इस तरह से आपको पोजीशन बनानी है। अपर आर्म से हम नी को पुश करके रखेंगे। मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखाती हूँ। नीचे वाला पैर पूरी तरह से सीधा रहेगा और कंप्लीट ब्रीथ आउट करते हुए, एक्सहेल करते हुए एक पोजीशन लेनी है। आप यहाँ पर महसूस करेंगे कि आपकी पूरी स्पाइन, नीचे जो भी लोअर एब्डोमिनल का पूरा पार्ट आपका ट्विस्ट होता है और आपके दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए। इस आसन को आप शुरू में 10 काउंट तक ही होल्ड कीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है तो धीरे धीरे से अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाए। ये हो गया हमारा वक्रासन, जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीव करेगा। अभी चौथा आसन है मालासन। मालासन जो है उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है कि मल का निष्कासन करने वाला आसन। ये आसन करने के लिए आपको इस तरह से बैठना है, फिर आपके दोनों पैरों के पंजों को जितना हो सकता है बाहर की ओर ले जाना है। इस तरह से हम बाहर फैला लेंगे और नी को भी जितना हो सकता है, आप जितने पैर खोल सकते हैं उतने पैर को खोल के बैठना है। देन हमारे जो अपर आर्म्स है उससे नी को पीछे की साइड पुश करेंगे और ये पोजीशन में बैठना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए और नेक और स्पाइन दोनों एक लाइन में रहेंगे। आप खुद महसूस करोगे कि यहाँ पर जो पूरा प्रेशर है वो आपके बॉडी के लोअर एब्डोमिनल पार्ट पर आता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करना है। इस आसन को भी शुरुआत में आप 30 सेकंड तक कीजिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते जाए। अगर यहाँ पर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये पोजीशन में कई बार ना कई लोगों का हील नहीं लगता है, तो हील के नीचे आप इस तरह से फोल्ड करते हुए किसी भी कपड़े को फोल्ड कर ले और अपने हील के नीचे लगा ले। और अगर बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे ब्लॉक या कोई भी चीज़ अपने हिप के नीचे रख लें और फिर आराम से इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर आंखें बंद कर ले
और डीप ब्रीथिंग करते रहें। तो ये है मालासन, जो आपका मल निष्कासन में ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला आसन है। तो इसको आप अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए। और अगर किसी को वेस्टर्न टॉयलेट है तो वेस्टर्न टॉयलेट में भी आप जितना हो सकता है अपने पैरों को खोल के बैठिए, अपनी स्पाइन को सीधा करिए और पूरा ध्यान जो है वो आपका लोअर एब्डोमिनल पर होना चाहिए। इस तरह से पोजीशन बनाकर आप टॉयलेट में भी यही आसन में बैठेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में ज़्यादा हेल्प रहेगा। हर रोज सुबह उठ के गर्म पानी पी के तुरंत ही इस आसन में बैठ जाए, आपका कॉन्स्टिपेशन जल्द से जल्द दूर हो सकता है। अभी लास्ट एक आसन जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन करने के लिए हमें मैट के ऊपर सो जाना है। ऐसे मैट के ऊपर लेट जाए, पैरों को जितना हो सकता है अपनी हिप से नजदीक ले आए और ब्रीथ को इन करेंगे यहाँ पर, और इन करते हुए हम अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे। इस तरह से इनहेल करते हुए लिफ्ट करते जाए अपनी बॉडी को और धीरे से अपने दोनों हाथों से सपोर्ट देते हैं। यहाँ पर आपका पूरा पेल्विक का जो पोर्शन है वो ऊपर की ओर होना चाहिए और आपके शोल्डर नीचे रहेंगे। आपकी चीन जो है वो चेस्ट से लगी रहेगी। इस आसन को आप शुरू में 10 काउंट तक होल्ड कीजिए, फिर जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप धीरे धीरे से इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के लिए करना मुश्किल हो रहा है तो वो अपनी कमर के नीचे ऐसा कोई तकिया या ब्लॉक भी नीचे रख सकते हैं। तो ऐसे तकिए को नीचे रख लें और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऊपर सो जाए। करना है ऐसे जितना हो सकता है पैरों को पास रखकर इसी पोजीशन में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। चीन जो है वो चेस्ट से लगी रहेगी। ब्रीथ को इन करते हुए होल्ड करना है। एक बार आसन में आ जाए उसके बाद आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। देन एक्सहेल करते हुए हमें हिप को नीचे रख देना है और राइट साइड टर्न होके पोजीशन में बैठ जाना है। सारे आसन करने के बाद अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप 1 मिनट के लिए शवासन जरूर कीजिए। शवासन करने से आपको बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद आप खड़े होकर अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे आसन मैंने आपको बता दिए कि कॉन्स्टिपेशन में ये सारे आसन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में। आसनों के साथ साथ आपको अपने खाने पीने में भी थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी बेटर बनाएगा और कॉन्स्टिपेशन को हल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप जब भी आप खाना लेते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर हमें मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है, तो आप ऐसी वेजिटेबल्स और सब्जियों को सिलेक्ट करें कि जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लौकी है, तूरी है, सारे बीन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इन सब में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको उसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और फ्रूट्स में देखें तो सेब है, अमरूद है, पपैया है, पका हुआ केला है, पाइनएप्पल है, इन सारे फ्रूट्स में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और जो आटा है वो आपको मोटा वाला आटा लेना है, आपको मैदा बिल्कुल नहीं लेना है। मैदा जो है वो हमारी आंतों के अंदर चिपक जाता है जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो मैदा को अवॉइड करना है। जंक फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। तो ये सारे फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें ऐसे फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। और जो डीप फ्राइड फूड है यानी कि तेल में तला हुआ खाना है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही में अगर पीने की बात करें तो पहले तो पानी आपको हमेशा 2 से 2.5 लीटर पानी एक एडल्ट को ज़रूर पीना चाहिए दिन में। और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपको बहुत पसीना आता है, तो आपको पानी और भी ज़्यादा पीना चाहिए। हर एक बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है तो आप अपने हिसाब से वो रिक्वायरमेंट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लीटर पानी तो आपको कम से कम दिन में पीना है।
और साथ ही में आपको जो अल्कोहलिक पदार्थ है यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।